तो यहाँ पर 1919 अधिनियम को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर ब्रिटेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भारत भी इस युद्ध में भाग ले और उसकी हेल्प करें। अब प्रथम विश्व युद्ध के बीच जो भारतीय लोग थे वो कहीं इसके खिलाफ ना हो जाए, विद्रोह ना कर दे, अलग ना हो जाए, ये डर था ब्रिटेन को। क्योंकि ब्रिटेन को ये अच्छे से समझ में आ गया था कि कहीं उसे भारत ना छोड़ना पड़ जाए और दो दो जगह वो युद्ध भी नहीं लड़ सकता था। तो ऐसे में भारत पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसने एक लालच दिया और पहली बार ये घोषणा की 20 अगस्त 1917 को कि हम भारत में एक उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे और साथ में ये भी कहा कि भारतीयों को ही सत्ता सौंपने की कोशिश करेंगे। इसीलिए 1919 में भारतीय शासन अधिनियम लाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब आप ये पूछोगे कि मैम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब 1919 एक्ट बना उस टाइम पर इंग्लैंड के जो पीएम थे यानी प्रधानमंत्री जो थे वो थे लॉर्ड जॉर्ज, और उसी टाइम पर भारत के जो सचिव थे वो थे मॉन्टेग्यू और भारत के जो वायसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। इसलिए इसे यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के सचिव और भारत के वायसराय के नाम पर 1919 अधिनियम का नाम रखा गया। तो मॉन्टेग्यू कौन था? भारत का सचिव जो ब्रिटेन में रहता था और ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, और भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी वायसराय होता था। तो ये जो वायसराय था ना, ये अपनी सारी रिपोर्ट्स किसे देता था? भारतीय सचिव को। और भारतीय सचिव किसे देता था? सांसद ब्रिटिश को, जो सांसद के प्रति उत्तरदायी होता था और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता था। तो ये तो थे सचिव और वायसराय। अब इन्होंने 1919 अधिनियम के अंदर क्या क्या मेन चीजें रखी, क्या क्या प्रावधान रखे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भारत के अंदर जो विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी 1861 में, और उस विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था 1919 अधिनियम में। और फिर भारत के अंदर नई सूचियों का जन्म हुआ, जैसे केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों को अलग अलग बांट दिया गया। केंद्र को कुछ अलग विषय दिए गए और प्रांतों को कुछ अलग विषय दिए गए, और साथ में ये भी कहा गया कि अब तुम अपनी अपनी सूचियों पर कानून बनाओ, नियम बनाओ और उन पर काम करो। तो इससे क्या हुआ कि केंद्र का जो राज्यों पर कंट्रोल था ना वो कम हो गया, यानी केंद्र का जो कंट्रोल पावर था उसे कम कर दिया गया और प्रांतों को भी नई शक्तियां दे दी गई। अब इसके अंदर एक और चीज ऐड करी गई और वो है द्वैध शासन, यानी 1919 अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना हुई, जहां केंद्र स्तर पर एकात्मक शासन था, वहीं प्रांतों के स्तर पर इन्होंने एक नया प्रयोग किया। और उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, जो सब्जेक्ट दिए गए थे, जो विषय सूची दी गई थी, जो प्रांतीय सूची थी, उस विषय को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। अब इसमें आरक्षित जो विषय थे ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, हस्तांतरित विषय कुछ इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं थे। ये जो हस्तांतरित विषय थे इन पर प्रशासन प्रांतीय गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी सदस्य काम करते थे, और आरक्षित विषयों पर प्रशासन प्रांतीय गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद काम करती थी। और प्रांतों में ये जो देश शासन प्रणाली लागू की गई थी ना, इसका जनक सर लियोनेल कॉटिश को माना जाता है। आरक्षित विषयों के अंदर भू राजस्व, खनिज संसाधन, कानून व्यवस्था, सिंचाई जैसे मामले शामिल थे, और हस्तांतरित विषयों के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि जैसे मामले शामिल थे। और इसके साथ साथ इसमें यह प्रावधान रखा गया कि प्रांतीय गवर्नर कार्यकारिणी में कम से कम एक भारतीय सदस्य जरूर होगा। हालांकि 1919 अधिनियम में द्वैध शासन यानी दोहरी शासन व्यवस्था चालू तो हो गई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई, असफल रही। इसे यूनानी शब्द डायऑर्की भी कहा गया। लेकिन इस अधिनियम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई वो ये थी कि भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय मतलब केंद्रीय स्तर पर जो भारत की विधान परिषद थी उसका नाम बदल दिया गया और उसकी जगह एक द्विसदनीय व्यवस्था बना दी गई। एक राज्य परिषद और दूसरी विधानसभा का गठन किया गया, जिन्हें हम लोग आज लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। अब अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में संसदीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, तो आपको बताना है 1853 में। और भारत में लोकसभा और राज्यसभा कब प्रारंभ हुई?
तब आपको बताना है कि 1919 अधिनियम के जरिए लोकसभा और राज्यसभा प्रारंभ हुई। अब केंद्रीय विधानसभा के लिए 145 सदस्य और राज्य परिषद के लिए 60 सदस्यों की संख्या तय की गई। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 साल का और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 साल का तय किया गया। और इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी कुल 8 सदस्यों में से कम 3 सदस्य भारतीय होंगे। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन भी भारत में पहली बार शुरू हुआ था। और एक बात जो अंग्रेजों को समझ में आ गई थी कि भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, इसके अलावा और भी डाइवर्सिटी है, इसलिए इन्हें तोड़ो, इन्हें अलग करो, क्योंकि अगर ये एक हो गए ना तो शासन खतरे में आ जाएगा। जब उन्हें ये समझ में आया कि भारत में तो सिख, ईसाई, अंगल भारतीय और यूरोपियन भी हैं, तब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना जिस तरह से 1909 अधिनियम के तहत हमने मुस्लिम के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए थे, क्यों ना उसी तरह से इन सब के लिए भी बना दिया जाए और इसका विस्तार कर दिया जाए। यानी सिख केवल सिख को वोट देंगे, भारतीय ईसाई केवल भारतीय ईसाई को वोट देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो भारतीय है ना, ये एक नहीं होंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि जो मताधिकार के राइट्स थे वो कुछ लोगों तक ही सीमित कर दिए गए। मतलब संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर ही वोट दिया जाता था। यानी जो लोग हाई एजुकेटेड थे, जो टैक्स भरते थे, बस उन्हें ही मत देने का अधिकार था। आज की जैसे नहीं कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट दे सकता है। अब इसमें एक और व्यवस्था की गई, इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक आयोग की स्थापना हुई थी। यानी कि सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में 1935 अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया था, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी अधिनियम के जरिए प्रशासन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था और राज्य विधानसभा को अपना बजट बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया था। जो आज हम देखते हैं ना कि केंद्र और राज्य अपना अपना बजट बनाते हैं, तो इस व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 1919 अधिनियम के तहत ही हुई थी। इसी अधिनियम के जरिए देसी रियासतों के महत्व को भी समझा गया और एक नरेश मंडल के गठन का प्रावधान किया गया। नरेश मंडल का जो अध्यक्ष होता था वो भारत का वायसराय होता था और सभी रियासतों के लिए इस नरेश मंडल में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए 1919 का ये भारत शासन अधिनियम पारित किया था। लेकिन इसको पारित करने का मेन मकसद भी अंग्रेजों द्वारा अपने मतलब को पूरा करना था। इस अधिनियम से भारतीयों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ।